नमस्कार, एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। प्रदेश में बीजेपी 21 जून से लेकर 6 जुलाई तक बूथ स्तर पर 6 कार्यक्रम करने जा रही है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 21 जून को विश्व योग दिवस के मौके पर प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योग की शुरुआत आदि कैलाश पार्वती कुंड से करेंगे। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर भी योग दिवस को धूमधाम से मनाया जाएगा। 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन पर जीवन दर्शन पर चर्चाओं और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जबकि इसी तरह 6 जुलाई तक अलग अलग कार्यक्रम किए जाने हैं। महामंत्री ने कहा कि हरेला पर्व के दिन सभी कार्यकर्ता एक एक पेड़ लगाएंगे और अपनी मां के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे। जिनकी मां का देहांत हो गया है वह अपनी स्वर्गीय मां की फोटो के साथ सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करेंगे। तो उत्तराखंड के देहरादून की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 21 जून से लेकर 6 जुलाई तक कार्यक्रम जो है वो लगातार चलते रहेंगे और उनका शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें 21 जून को सीएम आदि कैलाश से योग दिवस का जो प्रारंभ करेंगे और श्यामा प्रसाद के जन्मदिन पर संगोष्ठी का भी आयोजन खासतौर पर उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। वहीं हरेला पर्व पर पेड़ लगाने की अपील भी सरकार की तरफ से की गई है। तो 21 जून को सीएम आदि कैलाश पे योग करेंगे। 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने का भी जो श्रेय जाता है वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उन्होंने पूरे विश्व भर में इस प्रकार का योग के प्रति इतना जन जागरण किया कि पूरे विश्व ने 21 जून को योग दिवस मनाने का निर्णय किया। इसलिए उत्तराखंड में भी और पूरे देश भर में भी 21 तारीख को जगह जगह योग के कार्यक्रम होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सभी जिलों में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 23 जून को उनका निर्वाण दिवस है और उस दिन से हम लोग उनके कार्यक्रम भी मनाएंगे, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए अपनी शहादत दी। वहीं इस पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित वो लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, एक खास अवसर जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिलने वाला है, लगातार कार्यक्रमों की कतार लगने वाली है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल भारती, आपको बता दें कि जैसे ये चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद में समीक्षा बैठकें हुई हैं और अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने आगामी कार्यक्रम तय कर दिए हैं, जिसके आधार पर 21 जून को एक भव्य कार्यक्रम जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसकी शुरुआत की थी। विश्व योग दिवस की पहचान दिलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और नई ऊर्जा के साथ इस बार भी 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। जो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व के 196 देशों में ये विश्व योग दिवस एक साथ मनाया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में भी इसको लेकर के तैयारियां तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी 21 तारीख को सभी मंडल स्तर तक, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं और जन सहभागिता से ये कार्यक्रम मनाने वाली है। और इसके साथ ही जो 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मृति दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनाएंगे और वहीं 25 तारीख को इमरजेंसी जो इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पर उसको लेकर के 25 जून को काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी ये कार्यक्रम मनाने वाली है। और वहीं 23 तारीख से ही हरेला पर्व की शुरुआत हो रही है, जिसको 6 जुलाई तक ये हरेला पर्व प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में, प्रत्येक मंडल स्तर पर मनाने की अपील की है। और उसी तरह से ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए बीजेपी ने ये अपील की है अपनी मां के नाम पे एक वृक्ष जरूर लगाए और उसका पालन पोषण कर बड़ा करें। ठीक है पवन, काफी विस्तार से आपने कार्यक्रमों का पूरे लिस्ट जो है वो बता दी है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, अगर सीएम धामी आदि कैलाश से वहां से शुरुआत करेंगे, क्या कुछ तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं और क्या कुछ भिन्नता जो है वो पिछली बार से इस बार देखने को मिलेगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस योग दिवस को भव्य और दिव्य बनाने के उद्देश्य से
बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं की और सभी मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की स्वयं और प्रदेश अध्यक्ष, सभी सांसद, सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में मौजूद रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री आदि कैलाश में योग दिवस करते हुए देखे जाएंगे। 21 तारीख को योग दिवस को लेकर के तैयारियां भव्य और दिव्य कर ली गई हैं। बीजेपी के महामंत्री संगठन DL संतोष ने इस संबंध में प्रदेश स्तरीय सभी प्रदेशों के जो संगठन करता है उन सभी से इस संबंध में DL संतोष के द्वारा इसकी समीक्षा बैठकें भी की गई हैं। अभी तक की क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से ये योग दिवस मनाया जाएगा, इसको लेकर के निर्देशित भी किया है। मुख्यमंत्री आदि कैलाश में रहेंगे, वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपने क्षेत्र में रहेंगे, वहीं सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे। ये मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर ये योग दिवस का कार्यक्रम मनाया जाएगा। जी पवन, 21 जून से लेकर 6 जुलाई तक हम देख रहे हैं कि तमाम कार्यक्रम बनाए जाएंगे, लेकिन अगर इसी कड़ी में बात करूं तो निसंदेह सुरक्षा व्यवस्था की भी एक मजबूत स्थिति यहां पर चाहिए, क्योंकि चारधाम यात्रा के दौरान हमने देखा था किस तरह की व्यवस्थाओं में खलल पड़ा। उस दौरान अगर हम देखें तो अब जो कार्यक्रम होने वाले हैं इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ विशेष तैयारियां सरकार की तरफ से की गई हैं और क्या कुछ विशेष दिशा निर्देश जो हैं वो सरकार की तरफ से दिए जाने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए और अन्य कार्यक्रम जो भी तय किए गए हैं उन सभी कार्यक्रमों को देखते हुए, चारधाम यात्रा को देखते हुए और मौसम को देखते हुए ये सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो और सभी कार्यक्रम सुरक्षित हों, सभी कार्यक्रम भव्य हों, सभी कार्यक्रम दिव्य हों, सभी में जन सहभागिता का भी उपयोग किया जाए। इस तरह के कार्यक्रम ये किए जाएंगे और इसमें जो हरेला का महत्वपूर्ण कार्य है वो एक बड़ा ही बेहतर और समाज से जुड़ा हुआ कार्य है। इसीलिए जहां एक और बीजेपी के कार्यकर्ता अपने अपने घर में अपने अपने जो प्रतिष्ठान है वहां पर एक वृक्षारोपण करेंगे, अपनी मां के नाम पे वो वृक्ष लगाएंगे और उसका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर होगी। और इसके साथ ही जो अन्य कार्यक्रम है वो भी पूरी तरह से सुचारू रूप से संचालित किए जाएं, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की भी बेहतर व्यवस्था की गई। पवन, बीजेपी बूथ स्तर पर 6 कार्यक्रमों का आयोजन जो करने वाली है उसको लेकर तमाम जो चर्चाएं थी वो तो हमने कर ली, लेकिन अगर मैं विपक्ष के रुख का बात करूं तो विपक्ष इसको कितना फॉलो करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो त्योहार हैं वो तो पूरे राज्य के लिए हैं। इसमें विपक्ष की भूमिका क्या दिखाई पड़ती है? बिल्कुल, जिस तरह से, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है वो समाज से जुड़े हुए कार्यक्रम है, जन सरोकार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। इसमें जहां एक और सत्ताधारी पार्टी इस तरह के कार्यक्रम करेगी तो वहीं विपक्ष की ओर से भी अगर बात की जाए तो विपक्ष भी हरेला पर्व बड़े धूमधाम से मनाती है। विपक्ष का भी ये मानना है कि सभी विपक्षी जो दल हैं वो भी सब लोग हरेला पर्व को धूमधाम से मनाए ताकि हरियाली हो, इससे लोगों को ऑक्सीजन मिले। जब वृक्ष होंगे तो वायु जो पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा और जो आज बिगड़ती हुई जो एटमॉस्फेयर है उसको भी कहीं कहीं नियंत्रित करने में सहयोगी होते हैं, क्योंकि वृक्ष जब एक तरफ विकास होता है तो एक तरफ विनाश भी होता है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए विपक्ष भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। ठीक है पवन, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो वहीं अब स्टार प्रचारकों को ग्राउंड पर भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। बीते दिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक दोनों सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक किस मुंह से अपने उम्मीदवार का प्रचार करेंगे। राजेंद्र भंडारी खुद कांग्रेस के पृष्ठभूमि से रहे हैं और उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। बीजेपी 25-25 करोड़ में विधायकों को खरीद फरोख्त करना चाह रही थी और जो भी विधायक अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हुए हैं वह बागी हैं, दागी हैं। तो अब किस प्रकार से राजेंद्र भंडारी बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे? स्टार प्रचारक क्या करेंगे?
क्या बीजेपी वाले के जो स्टार प्रचारक हैं उनको जब वो वोट मांगेंगे तो राजेंद्र भंडारी जी की जो वीडियोस चले हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सत्ता लेने के लिए कुछ भी करती है, खरीद फरोख्त करती है, 25-25 करोड़ की हमारी जो है बोली लगाएगी, 25 करोड़ में हम बिकने वाले नहीं थे। वो विधायक जो अपनी पार्टी को छोड़ के जाते हैं वो मतलब दागी बागी और कुछ कुछ कह रहे थे और बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है कह रहे थे। आज उसी आदमी के फेवर में जब स्टार प्रचारक भाषण देंगे तो उनके पांव कांपेंगे। और दूसरा जो लेके आए हैं वो हरियाणा का आदमी है, हरियाणा में ज्वाइन करना चाह रहा था लोक दल का आदमी, उसको हरियाणा के बीजेपी संगठन ने ज्वाइन नहीं करने दिया, तो गौतम ने अपनी जबान पूरी करने के लिए उनको उत्तराखंड लाके पैरासूट से बैठाया है। तो स्टार प्रचारक करेंगे क्या? ये जब कांग्रेस और अन्य दल उनसे प्रश्न पूछेंगे तो बीजेपी के पास जवाब नहीं होगा। तो करण माहरा का बयान आपने साफ तौर पर सुना। आपने जो 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उन दोनों को विस्तार से उन्होंने बताया और किस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा। उनका ये अंदाज थोड़ा सा अलग था। उन्होंने जिस तरीके से राजेंद्र भंडारी की बात की कि वो तो कांग्रेस से निकलकर ही बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके लिए स्टार प्रचारक किस तरीके से प्रचार करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने दूसरे उम्मीदवार के लिए की कि बाहरी तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किसी बाहरी उम्मीदवार को ले जाकर अगर उत्तराखंड पर थोपने की बात की जाती है तो उस दौरान उत्तराखंड की जनता का रिएक्शन क्या होने वाला है, यह भी देखने वाली बात होगी। तो करण माहरा की तरफ से ये तमाम आरोप जो हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी पर लगाए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी इसकी काट किस तरीके से निकालती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में देखा गया है या तो कांग्रेस का दबदबा रहता है या फिर बीएसपी का। पौड़ी के ब्लॉक थली सैंड के ग्राम पंचायत में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां गांव में मनरेगा में 2 मृतकों ने पहले मजदूरी की और उन्हें उसका पारिश्रमिक भी नहीं मिला, जिसके बाद थली सैंड ब्लॉक के ग्राम पंचायत बांजकोट के वार्ड सदस्य और आरटीआई कार्यकर्ता शशिकांत ममगाई ने सीडीओ पौड़ी को एक शिकायत सौंपी है। पत्र में बताया है कि बांजकोट में विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं और आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना में बताया गया है कि ग्रामीण भोपाल लाल ने 2022 में मनरेगा के एक भूमि विकास के कार्य में 9 दिन की मजदूरी की और उन्हें उसकी मजदूरी 1917 रुपए दी गई है, जबकि वास्तविकता यह है कि भोपाल लाल की मौत 4 मार्च 2021 को ही हो चुकी है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण वामदेव ने साल 2022 में ही मनरेगा में 12 दिन मजदूरी करके 2556 रुपए मजदूरी पाई थी और जबकि उनका निधन जो है 2021 में हो चुका है। साल 2019 से 2024 तक पंचायत में राज्य वित्त, केंद्र वित्त के तहत विभिन्न विकास कार्यों में 21,85,155 रुपए की धनराशि का भुगतान दिखाया गया है, लेकिन माप पुस्तिका में धनराशि का कुल विवरण 14,09,279 रुपए दर्ज है। भुगतान और माप पुस्तिका में धनराशि के विवरण में 7,75,876 रुपए का भारी अंतर सामने आया है। शिकायतकर्ता जो ममगाई हैं, उनका कहना है कि विकास कार्यों में हुई भारी अनियमितता की निष्पक्ष जांच हो और जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं पूरे मामले में डीडीओ पौड़ी गुरविंदर कौर ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस मामले में एक जांच टीम गठित कर दी गई है। संज्ञान में भी आया है कि ग्राम पंचायत बांजकोट थलीसैंड के ग्राम पंचायत बांजकोट में एक ऐसा मैटर है जिसमें कि 2 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनको रोजगार दिया गया है मनरेगा योजना के अंतर्गत। और भी कुछ ऐसी वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। इसके संबंध में एक जांच कमेटी का गठन किया जा रहा है। 3 सदस्यीय जांच कमेटी के द्वारा जो भी जांच की जाएगी उसके बाद जो भी दोषी कर्मचारी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी यदि इन प्रकरण में वो दोषी पाया जाता है। बांजकोट से मैंने एक आरटीआई का आवेदन किया था, कुछ सूचना मांगी थी। जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है उसमें वित्तीय अनियमितता की आशंका है और वित्तीय अनियमितता आशंका नहीं हुआ है, वित्तीय अनियमितता हुई है उसमें, क्योंकि मनरेगा में उन व्यक्तियों को रोजगार पे दिखाया गया है, उनको आवेदक बनाया गया है जिनकी मृत्यु लगभग 1-2 वर्ष पूर्व हो चुकी है। राज्य वित्त और केंद्र वित्त में 21,85,155 की धनराशि आहरित की गई है, जबकि जो एमबी मुझे प्राप्त हुई है 14,09,289 रुपए की है।
मैं चाहता हूं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई अमल में ली जाए। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया है कि मुठभेड़ के बाद पकड़े गए आरोपी मनीष और योगेश देहरादून के प्रॉपर्टी डीलर रवि बडोला की हत्या में फरार चल रहे थे। इस हत्याकांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले दोनों आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें बहादुराबाद क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। क्षेत्र देहरादून में रवि बडोला नामक एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, जिसमें देहरादून पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी। जो मुख्य व्यक्तिगण हैं इनके पीछे लगातार लगी थी। इसी बीच आज एक सूचना हरिद्वार में प्राप्त हुई थी, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं इसमें योगेश और मनीष, उनकी सूचना थी कि वो हरिद्वार की ओर आना उनका बताया गया था। इस सूचना पर हरिद्वार पुलिस ने सभी जगह पर जो मेन पॉइंट्स थे वहाँ पर चेकिंग कर रही थी। बहादुराबाद क्षेत्र में बहादुराबाद खुद उसमें चेकिंग कर रहे थे और जब ये संदिग्ध मोटरसाइकिल का आना वहाँ पर ज्ञात हुआ, इनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। तो इनके द्वारा जो योगेश देव सिटी है इसके पास में संतरसा क्षेत्र में, वहाँ पर इनको पुलिस के ऊपर फायर करके ये लोग वहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्त हैं, इनके पैरों में गोली लगी है, इनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया है। दोनों ही अभियुक्त अभी खतरे से बाहर हैं और इनका अभी ऑपरेशन किया जा रहा है, इलाज चल रहा है और जल्दी ही इनको हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में देहरादून पुलिस भी यहाँ पर आई है, उनको सुपुर्द करेंगे। और साथ में जो हमारे दोनों अभियुक्त हैं वो अभी ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि दोनों ही उसके मुख्य अभियुक्त हैं और एक का नाम योगेश और मनीष है और इसके साथ जो इनके पास वेपन मिला है और जो भी लाइव कार्ट्रिजेस वगैरह इसमें भी प्राप्त हुए हैं। सर पूर्व में तो कोई मामला नहीं? इनमें अभी इसके बारे में, इनके वेयरअबाउट्स के बारे में भी पता किया जा रहा है। अभी देहरादून पुलिस से भी यहाँ पर हमारे एसओ रायपुर और उनकी पूरी टीम यहाँ आई है, तो जल्द ही इनसे और सूचना का आदान प्रदान के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी और आपको और जानकारी प्राप्त की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग आपको बता दें कि उसको लेकर बहुत ही ज्यादा सजग दिखाई दे रही है। आगे क्या कुछ इसमें है दिखाते हैं। तो कई चिकित्सालयों को अपग्रेड किया जा चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें कि रिक्त पदों को भरने का काम किया जाएगा। साफ तौर पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये कहा गया है और खासकर प्रदेश सरकार उत्तराखंड के ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा को बेहतर बनाने का काम कर रही है। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य और अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के चिकित्सालयों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम कर रही है और आगामी दिनों में उत्तराखंड के कई चिकित्सालयों को अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने जो पद रिक्त पड़े हुए थे उन्हें भरने का काम भी किया जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारा लक्ष्य है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकें। उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों और त्वरित गति से उपलब्ध हों, सुलभता से उपलब्ध हों, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। जहां लगातार स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनका विस्तार किया जा रहा है और पिछले विगत दिनों में जो भी ऐसे हमारे रिक्त पद थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विशेषकर नर्सिंग के और एनएमओ के, इस प्रकार के जो अलग अलग से पद थे, ऐसे सारे पद भरने की प्रक्रिया शुरू की है। बड़ी मात्रा में ये पद भरे हुए हैं। अभी भी लगभग 1-2-2.5 हज़ार ऐसे नर्सिंग्स के पद शीघ्र भरे जाने हैं मेडिकल कॉलेज के लिए और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति को सुलभता से स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हो।
प्रदेश के संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तर समकालीन आर्ट गैलरी का औचक निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने गैलरी का उचित देखरेख की न होने पर आक्रोश भी व्यक्त किया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिए गए, जहां पर साफ सफाई का प्रबंध करने के साथ साथ धरोहरों का संरक्षण किया गया। इसका उद्देश्य उत्तराखंड के चित्रकारों को उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच देना है। वहीं महाराज ने औचक निरीक्षण के दौरान उनके साथ मौजूद संस्कृति विभाग के सचिव हरीश चंद्र सेमवाल और संस्कृति निदेशक बीना भट्ट को निर्देश देते हुए कहा कि इससे पहले भी उन्होंने आर्ट गैलरी को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक उसमें कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए तत्काल प्रभाव से आर्ट गैलरी का समुचित संरक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। बता दें कि घंटाघर के समीप स्थित हेमंती नंदन बहुगुणा कॉम्प्लेक्स में संस्कृति विभाग के माध्यम से स्थापित उत्तर समकालीन आर्ट गैलरी का कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने औचक निरीक्षण किया। आज उत्तरा आर्ट गैलरी जो है, ये आर्ट म्यूजियम जो है, इसमें हम आए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं जो हमारे सुरेंद्रपाल जोशी जी ने यहाँ डेडिकेट किए हैं। और 2013 का जो त्रासदी हुई थी केदारनाथ की, उसके उपलक्ष्य में ये सब चीज़ें यहाँ बनाई हुई हैं। हेलीकॉप्टर है, उसकी क्रैश जो है वो दिखाया हुआ है, मकान बना हुआ है। तो हम यहाँ बड़े कंसर्न्ड है इस मामले को लेकर के कि यहाँ पर ह्यूमिडिफायर नहीं है, मशीनें लगी नहीं है, जिससे कि यहाँ पर ये जंक लग रहा है और ये हमारी जो करोड़ों की संपत्ति है ये नष्ट होती जा रही है। तो मैं यहाँ सेक्रेटरी साहब को भी लाया हूँ ताकि ये इन चीज़ों को देखें और कार्रवाई करें और मशीनें लगाएं, ह्यूमिडिफायर लगाएं। ये हमारे उत्तराखंड की विरासत है। इसके साथ साथ और भी गैलरी लगी है और हम चाहते हैं कि जो कला विज्ञ हैं और आर्टिस्ट हैं वो भी अपने अपने यहाँ पर कृतियों को रखें और जनता इन कृतियों को देखे। उत्तराखंड में झुलसा रही प्रचंड गर्मी से आज राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि 19 जून को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में बारिश होने की संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।